1913 में इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक ने जानबूझकर खुद को पागल होने दिया। कार्ल यूंग, स्विस मनोचिकित्सक, फ्रायड के सहयोगी, मानस के उभरते विज्ञान की एक सम्मानित आवाज, अपनी मेज पर बैठे अपनी आंखें बंद कीं और उस रस्सी को छोड़ डीच दिया जिसे हम में से अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी दोनों हाथों से पकड़ डीच कर रखते हैं। वह रस्सी जिसे निश्चितता कहते हैं कि हम कौन हैं। इसके बाद जो हुआ वह वर्षों के दर्शन, अंतर्मन की आवाजों और अपने ही अचेतन की गहराइयों से उभरी ऐसी आकृतियों के साथ मुठभेड़ थी जो इतनी सजीव और विचलित करने वाली थीं कि उन्हें वास्तव में संदेह होने लगा कि क्या वे अपने मानसिक संतुलन के साथ वापस लौट पाएंगे। उन्होंने सब कुछ एक जर्नल में दर्ज किया जिसे उन्होंने द रेड बुक कहा। सैकड़ों पन्नों का कच्चा मनोवैज्ञानिक पतन जिसे बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया था और फिर इसे दशकों के लिए एक बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि दुनिया इसमें मौजूद सामग्री के लिए तैयार नहीं थी। वे टूट नहीं रहे थे, वे खुदाई कर रहे थे और उस खुदाई के तल पर उन्हें जो मिला वह कुछ ऐसा है जो आपके अपने जीवन को समझने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा कि आप दुनिया के सामने खुद का जो संस्करण पेश करते हैं, जिसे आपने संवारा, चमकाया और स्वीकार्य बनाया है, वह आप नहीं है। यह एक ऐसा परिष्कृत अभिनय है जिसका इतना लंबा अभ्यास किया गया है कि आप भूल गए हैं कि आप ही इसे निभा रहे हैं। उस अभिनय के नीचे कुछ ऐसा रहता है जो उससे कहीं अधिक पुराना, विचित्र और अनंत रूप से शक्तिशाली है जिसे आप दिखाने के लिए तैयार रहे हैं। आप यह पहले से जानते हैं, इसीलिए आप यहां हैं। एक खास तरह का व्यक्ति होता है जो इस तरह के वीडियो तक पहुंचता है। वह नहीं जो बस यूं ही ब्राउज कर रहा हो, बल्कि वह जिसने लंबे समय से यह महसूस किया है कि वह जो दिखाता है और जो वह वास्तव में है उनके बीच एक दूरी है। वह जो कमरों में दाखिल हुआ है और उसने उस हर चीज की अदृश्य वास्तुकला को महसूस किया है जो कहीं नहीं जा रही थी। वह जिसने लोगों को यह कहते हुए देखा है कि वे ठीक हैं जबकि उनके शरीर द्वारा प्रेषित हर संकेत एक पूरी तरह से अलग कहानी बता रहा था। वह जिसे बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र या बहुत ज्यादा कहा गया है उन लोगों द्वारा जो खुद भी नहीं जानते थे कि आपकी उपस्थिति ने उनके बारे में चुपचाप क्या उजागर कर दिया था। युंग ने ठीक उसी चीज के लिए एक सटीक, कठोर और कभी कभी डरावनी भाषा बनाने में 40 साल बिताए जिसे आप बिना शब्दों के जी रहे हैं। यह वीडियो वही भाषा है। आप जो देखने वाले हैं वह उन सटीक चरणों का अनुसरण करता है जिन्हें युंग ने वास्तविक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के लिए मैप किया था, जिसे उन्होंने व्यक्तिकरण, इंडिविजुएशन की प्रक्रिया कहा था। यह उस मुखौटे से शुरू होता है जिसे आप पहनते हैं, उस परछाई तक नीचे जाता है जिसे आपने दफना दिया है, आपके गहरे रिश्तों के दर्पण से होता हुआ उन प्राचीन पैटर्नों में जाता है जो आपकी व्यक्तिगत कहानी को अब तक की हर मानवीय कहानी से जोड़ते हैं और अंत में उस चीज की ओर ले जाते हैं जिसे उन्होंने संपूर्णता कहा था। पूर्णता, परफेक्शन नहीं, किसी भी कीमत पर शांति नहीं, बल्कि संपूर्णता, जिसका अर्थ है इतना विशाल होना कि आप अपने आप को पूरा समाहित कर सकें, उन हिस्सों सहित जिन्हें आपने वर्षों तक बाहर निकालने की कोशिश की है। इस यात्रा का हर हिस्सा पिछले वाले से अधिक गहरा होता जाता है। यदि आप इसे बीच में छोड़ देते हैं तो आप यात्रा को अधूरा छोड़ देते हैं और आप अपने साथ केवल उस चीज की सतह ले जाते हैं जिसे गहराई तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। अंत तक देखें, मेरे लिए नहीं, अपने उस हिस्से के लिए जो पहले से ही जानता है कि यहां कुछ ऐसा है जो आपके लिए है। और मैं आपके साथ इस पल को चिह्नित करना चाहता हूं क्योंकि शुरुआत मायने रखती है। यदि आपने अभी जो सुना है उसमें से कुछ आपके भीतर कहीं विशेष स्थान पर उतरा है, यदि आपने उस विशेष स्थिरता को महसूस किया है जो तब आती है जब कोई सच्ची बात आपसे संपर्क करती है, तो अभी एक टिप्पणी छोड़ें। मुझे बताएं कि आप दुनिया में कहां हैं। शहर, घंटा, मिनट, इसे ठोस बनाएं क्योंकि मानस अनुष्ठान, रिचुअल के प्रति प्रतिक्रिया करता है और यह आपका अनुष्ठान है। वह क्षण जब आपने नजरें चुराना बंद करने का निर्णय लिया, यहां से कुछ शुरू होता है। चलिए साथ मिलकर गहराई में उतरते हैं। आपका एक ऐसा संस्करण है जो विशेष रूप से अन्य लोगों के लिए मौजूद है।
इसे ठीक से पता है कि कमरे में कैसे दाखिल होना है। इसे सही समय पर सही बातें कहना पता है, कब हंसना है, कब सिर हिलाना है, कब उस तरह का आश्वासन देना है जो आपके आसपास के सभी लोगों को सहज महसूस कराए। यह काम पर, पारिवारिक समारोहों में, सोशल मीडिया पर, ग्रुप चैट में दिखाई देता है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तब यह सक्षमता का प्रदर्शन करता है। जब आपको लगता है कि आप बमुश्किल खुद को संभाल पा रहे हैं तब यह ताकत दिखाता है। और जब आपके भीतर कुछ चुपचाप टूट रहा होता है तब यह खुशी दिखाता है। और यह अपने काम में इतना माहिर है कि आपके जीवन के अधिकांश लोगों को कभी संदेह भी नहीं हुआ कि इसका अस्तित्व है। युंग ने इसे पर्सोना कहा। यह शब्द सीधे तौर पर प्राचीन ग्रीक और रोमन नाटकों में अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाले बड़े नाटकीय मुखौटों के लिए लैटिन शब्द से आया है। हजारों दर्शकों के सामने एक स्पष्ट भावना को दर्शाने के लिए बनाए गए बड़े शैलीबद्ध चेहरे। मुखौटे ने दर्शकों को वह सब कुछ बता दिया जो उन्हें जानने की जरूरत थी। यह नायक है, यह खलनायक है, यह शोक में डूबा आदमी है, यह प्यार में पड़ी महिला है। अभिनेता का वास्तविक चेहरा अप्रासंगिक था। जो मायने रखता था वह मुखौटा था। युंग की विचलित कर देने वाली अंतर्दृष्टि सरल थी। आप भी हर दिन यही कर रहे हैं। पिछली बार के बारे में सोचें जब किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं और आपने कहा ठीक हूं। इसीलिए नहीं कि आप ठीक थे, आप ठीक नहीं थे और आपके किसी हिस्से को यह पूरी स्पष्टता के साथ पता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि ठीक हूं सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता है। ठीक हूं बातचीत को आगे बढ़ाता है। ठीक हूं किसी पर बोझ नहीं डालता। ठीक हूं आपको वास्तविक कठिनाई के क्षण में दिखने की संवेदनशीलता से बचाता है। आपने इसे स्वचालित रूप से, सहजता से कहा, बिना झूठ बोलने का निर्णय लिए भी, क्योंकि पर्सोना का इतना अच्छा अभ्यास हो चुका है कि यह लगभग पूरी तरह से सचेत पसंद के स्तर से नीचे काम करता है। यह पहली चीज है जिसे युंग चाहते थे कि आप समझें। मुखौटा वह नहीं है जिसे आप हर सुबह सचेत रूप से पहनते हैं। यह वह है जिसे वर्षों तक यह सीखने के दौरान बनाया गया था कि क्या स्वीकार्य था और क्या नहीं, किससे प्रशंसा मिली और किससे असहजता, किस चीज ने लोगों को आपकी ओर खींचा और किस चीज ने उन्हें दूर कर दिया। आपने अपने पर्सोना का निर्माण सनक या हेरफेर से नहीं किया। आपने इसे जीवित रहने की वृत्ति, सर्वाइवल से बनाया। प्यार पाने, स्वीकार किए जाने और सुरक्षित रहने की पूरी तरह से तर्कसंगत इच्छा से। समस्या यह नहीं है कि आपने इसे बनाया। समस्या तब होती है जब आप भूल जाते हैं कि आपने इसे पहना हुआ है। युंग ने अपने नैदानिक काम में बार बार इस पैटर्न को देखा और इसने उन्हें लगभग किसी भी चीज से ज्यादा विचलित किया। उनके सबसे उच्च कार्यक्षम मरीज, कार्यकारी अधिकारी, सम्मानित पेशेवर, समर्पित माता पिता, वे लोग जिन्हें उनके आसपास के सभी लोग सराहते थे, अक्सर सबसे गहरे और शांत संकट में होते थे। इसलिए नहीं कि वे असफल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपना मुखौटा बनने में इतने सफल हो गए थे कि उन्होंने इसके नीचे छिपे व्यक्ति तक अपनी सारी पहुंच खो दी थी। उन्होंने एक बार एक व्यक्ति के साथ काम किया था जो अपनी पेशेवर दुनिया की एक वरिष्ठ हस्ती थे, जिन्होंने अटूट संयम और निर्णायक नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठा बनाने में 30 साल बिताए थे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास दूसरे लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हमेशा जवाब होता था, जो हमेशा कमरे पर नियंत्रण रखता था, जो हमेशा एक ऐसी निश्चितता का प्रदर्शन करता था जिससे उसके आसपास के लोग सुरक्षित महसूस करते थे। वह युंग के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से टूट रहा था। उसे जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं करता कि ऐसा संभव है। वह इसलिए आया क्योंकि उसे चुपचाप और बढ़ते डर के साथ एहसास हुआ था कि वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। न खुशी, न दुख, न प्यार। मुखौटा इतने लंबे समय से और इतनी पूरी तरह से पहना गया था कि उसके नीचे का चेहरा सुन्न हो गया था। उसने प्रदर्शन को बेहतर बना लिया था और कलाकार को खो दिया था। हो सकता है कि आप उस चरम पर ना हो, लेकिन आप उस भावना को जानते हैं जिसका वे वर्णन कर रहे थे, है ना? वह थकान जिसका आपके सोने की मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। वह अलगाव जो उन बातचीत के बीच में आता है जिनमें आप तकनीकी रूप से मौजूद होते हैं। वह अजीब, बिना स्रोत वाला दुख जो साधारण शामों में प्रकट होता है,
जब कुछ भी गलत नहीं होता और फिर भी सब कुछ खोखला महसूस होता है, वह दुख कोई खराबी नहीं है। वह दुख आपके वास्तविक स्व की आवाज है, जो मुखौटे की दीवारों से टकरा रहा है और आपके द्वारा छोड़े गए एकमात्र चैनल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। यहां वह प्रश्न है जिसे युंग का मानना था कि हर व्यक्ति को अंततः सामना करना ही पड़ता है। आमतौर पर उन क्षणों में जब मुखौटा दबाव में टूट जाता है, नुकसान के दौरान, विफलता के दौरान, सुबह 3 बजे के उस विशेष अंधेरे के दौरान जो हर प्रदर्शन को छीन लेता है और आपको अपने साथ अकेला छोड़ देता है। यदि आप अपने द्वारा निभाई जाने वाली हर भूमिका को हटा दें, अपने जीवन के हर अलग दर्शक के लिए किए जाने वाले अपने हर संस्करण को, अपनी उस हर सावधानी पूर्वक निर्मित प्रस्तुति को जो आपको होना चाहिए, तो कौन बचेगा? वह नहीं जो आप चाहते हैं कि आप हों, वह नहीं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपके अपने भविष्य का उन्नत बेहतर संस्करण भी नहीं। अभी सक्षमता और संयम और उस क्यूरेट की गई छवि के नीचे वास्तव में वहां कौन है? अधिकांश लोग उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए नहीं कि स्व सेल्फ मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन करने में इतना लंबा समय बिताया है कि उन्होंने वास्तव में वहां तक वापस जाने का रास्ता खो दिया है। वे स्वीकार्य होने में इतने व्यस्त रहे हैं कि वे भूल गए हैं कि वे वास्तव में क्या हैं। युंग ने अपने स्वयं के पतन में वर्षों तक इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उन्हें जो मिला वह आरामदायक नहीं था, वह चापलूसी भरा नहीं था, वह उस तरह का आत्मज्ञान नहीं था जो आपको अपने बारे में आसानी से अच्छा महसूस कराए। लेकिन मुखौटा उनके द्वारा खोजी गई सबसे डरावनी चीज नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे आप छिपा रहे हैं, दुनिया से नहीं बल्कि खुद से। कुछ ऐसा जो वर्षों से अंधेरे में रह रहा है, हर उस कमरे में चुपचाप बढ़ रहा है जिसमें आपने प्रवेश करने से मना कर दिया, आपका चेहरा पहने हुए और आपका नाम जानते हुए। अगली बार हम वहीं जा रहे हैं। एक विचार है जो आपको एक बार आया था और आपने कभी किसी को नहीं बताया, इसलिए नहीं कि आप उसे भूल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आपको डरा दिया था। किसी अंधेरी चीज की एक झलक जो आपके भीतर से उस क्षण गुजरी जब आपको कुछ बिल्कुल अलग महसूस करना चाहिए था। संतुष्टि की एक लहर जब वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था कुछ खोता हुआ लगा। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति इतना ठंडा विचार जिसे आप प्यार करते हैं कि आपने उसे पूरी तरह से बनने से पहले ही दबा दिया, जैसे कि विचार को पूरा करने से इनकार करके आप यह दिखावा कर सकें कि वह कभी शुरू ही नहीं हुआ था। एक क्रूरता जिसे आपने संक्षिप्त रूप से लेकिन स्पष्ट रूप से महसूस किया और फिर तुरंत इतने अपराध बोध के नीचे दबा दिया कि मूल भावना गायब हो गई। लेकिन वह गायब नहीं हुई, वह कभी नहीं होती। युंग ने कुछ ऐसा कहा जिसे अधिकांश लोग सुनते ही विरोध करते हैं। हर कोई एक परछाई, शैडो साथ लेकर चलता है, एक काव्य रूपक के रूप में नहीं, एक नैदानिक, अवलोकन योग्य, मनोवैज्ञानिक वास्तविकता के रूप में। परछाई उन सभी चीजों से बनी होती है जिन्हें आपने अनजाने में या जानबूझकर उस व्यक्ति के साथ असंगत माना है जो आप खुद को समझते हैं। आपका गुस्सा, आपका ईर्ष्या, आपका स्वार्थ, उन चीजों के लिए आपकी भूख जिन्हें आपने खुद को बताया है कि आपको नहीं चाहना चाहिए, उन लोगों के प्रति उदासीन रहने की आपकी क्षमता जिनकी आपको परवाह करनी चाहिए, सत्ता, पहचान, बदले की आपकी इच्छा। इनमें से कोई भी चीज इसलिए गायब नहीं हुई क्योंकि आपने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे जमीन के नीचे चली गईं और जमीन के नीचे जागरूकता के प्रकाश से कटकर वे और सघन, भारी और कहीं अधिक खतरनाक हो गईं जितनी वे तब होती यदि आपने उन्हें सीधे देखा होता। युंग ने देखा कि जितना कम आप अपनी परछाई को अपनाते हैं उतना ही वह आपको अपनाती है। यहां बताया गया है कि आप इसे अभी अपने जीवन में कैसे पहचान सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आप में ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करता है जो अनुपातहीन लगती है, केवल चिड़चिड़ापन नहीं बल्कि कुछ अधिक गर्म, अधिक व्यक्तिगत, अधिक भारी, जितना कि स्थिति की मांग लगती है। वह सहकर्मी जिसका अहंकार आपको उस तिरस्कार से भर देता है जो बातचीत खत्म होने के बहुत बाद तक बना रहता है। वह दोस्त जिसकी जरूरतें आपको उस स्तर पर थका देती हैं जो लगभग शारीरिक महसूस होता है।
वह व्यक्ति जिसकी निर्लज्ज महत्वाकांक्षा आपको इस तरह से घृणा महसूस कराती है जिसे पूरी तरह से समझाना मुश्किल है। वह व्यक्ति जिसकी बेईमानी आपको बेईमानी के तार्किक स्तर से अधिक क्रोधित करती है। युंग आपसे कहेंगे कि इस प्रतिक्रिया को न्यायोचित ठहराने के बजाय इसके साथ रुकें, क्योंकि आप जो तीव्रता महसूस करते हैं वह एक जानकारी है। यह किसी विशेष चीज की ओर इशारा कर रही है। वे लक्षण जो हमें दूसरे लोगों में सबसे हिंसक रूप से उकसाते हैं, वे लगभग हमेशा वे लक्षण होते हैं जिन्हें हमने अपने आप में स्वीकार करने से सबसे आक्रामक रूप से इनकार किया है। सहकर्मी का अहंकार आपको आपके उस हिस्से को दिखा रहा है जो कमरे का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन जिसे सिखाया गया था कि ऐसा चाहना शर्मनाक है। दोस्त की जरूरतें उस जरूरत को प्रतिबिंबित कर रही हैं जिसे होने के लिए आपने वर्षों तक खुद को दंडित किया है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति आपसे इसलिए घृणा कराता है क्योंकि आपके भीतर कहीं वह महत्वाकांक्षा जिसे खतरनाक या अनुपयुक्त बताया गया था अभी भी मौजूद है, अभी भी चाहती है, अभी भी भूखी है, और आपने उसे अंधेरे में रहने के लिए दोषी ठहराया है। इसे युंग ने प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन कहा, और यह कभी कभार होने वाली चीज नहीं है। यह ऐसा नहीं है जो केवल कम आत्म जागरूक लोगों के साथ होता है। यह मानव मानस का एक निरंतर तंत्र है जो सचेत पसंद के स्तर से नीचे स्वचालित रूप से काम करता है। हम अपने स्वयं के उन हिस्सों को लेते हैं जिन्हें हम एकीकृत नहीं कर सकते और हम उन्हें निर्यात कर देते हैं। हम उन्हें बाहर अन्य लोगों के व्यवहार में देखते हैं, जहां हम उन्हें अपना माने बिना उन पर स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जो लोग आपको सबसे अधिक उकसाते हैं वे आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके सबसे सटीक दर्पण हैं, और वे जो प्रतिबिंबित कर रहे हैं वह उनका अपना अंधेरा नहीं है, वह आपका है। यह वह हिस्सा है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इसे स्वीकार करने का मतलब कुछ असहज है कि आप खुद को जो कहानी सुना रहे हैं, जिसमें आप समझदार हैं, जो स्पष्ट रूप से देखते हैं, जो गंभीर खामियों वाले लोगों से घिरे हैं, वह कहानी और अधिक जटिल हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी धारणाएं गलत हैं, इसका मतलब है कि वे अधूरी हैं। इसका मतलब है कि आपके पास हर किसी के बारे में जो स्पष्टता है उसकी अपनी एक परछाई है। एक अंधा स्थान ठीक वहां है जहां आपकी अपनी अस्वीकृत सामग्री रहती है, और जब परछाई का सामना नहीं किया जाता है तो वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। युंग ने एक के बाद एक मरीजों में इसे दर्ज किया, और आप इसे बिना किसी प्रयास के अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन क्रोध की हर अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में बिताया, पूरी तरह से शांत, कभी अपना आपा नहीं खोना, अपने संयम पर गर्व करना, उस दिन तक जब वह उस तरह से फटा जिसने उसके विवाह, उसके करियर और उसकी अपनी आत्म छवि को एक ही क्षण में नष्ट कर दिया, जिसे वह बाद में समझा नहीं सका। वह महिला जिसने दशकों तक हर स्वार्थी आवेग को दबा दिया था, जिसने केवल दिया और दिया और दिया, उस दिन तक जब वह बिना किसी चेतावनी, बिना किसी स्पष्टीकरण, बिना किसी प्रत्यक्ष पछतावे के उन सभी को छोड़कर चली गई जो उसे प्यार करते थे। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने दुख का सामना नहीं किया था, जो अपने आसपास के हर व्यक्ति के लिए मजबूत बना रहा था, जिसने अंततः उस दुख को क्रोध या लत या एक ऐसे गहरे अवसाद के रूप में फूटते हुए पाया जो उस अंधेरे में डूबने जैसा लगा जिसका कोई तल नहीं था। परछाई सामने आने के लिए अनुमति नहीं मांगती। यह तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक आप थके न हो, जब तक आपकी सुरक्षा कम न हो जाए, जब तक कि कोई परिस्थिति उस ढक्कन को हटा न दे जिसे आपने कसकर बंद रखा है, और फिर यह उस हर चीज की पूरी ताकत के साथ बोलती है जिसे आपने जगह देने से इनकार कर दिया है। यह नियति नहीं है, यह अपरिहार्य नहीं है, लेकिन यह तब होता है जब आप दरवाजा बंद रखते हैं, क्योंकि इसका विकल्प जिसे युंग ने गिरावट के उन वर्षों के दौरान अपने लिए चुना था, जिसने उन्हें लगभग तोड़ दिया था, स्वेच्छा से दरवाजा खोलना है। इससे पहले कि आप घसीटे जाएं, खुद अंदर जाना, गुस्से को देखना और उससे पूछना कि वह किसकी रक्षा कर रहा है, ईर्ष्या को देखना और उससे पूछना कि वह वास्तव में क्या चाहती है, क्रूरता को देखना और उसे उस घाव तक खोजना जिसने इसे मूल रूप से बनाया था। इन चीजों में लिप्त होने के लिए नहीं, उन पर बिना सोचे समझे काम करने के लिए नहीं,
बल्कि उन्हें जानने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए, उन्हें प्रकाश में लाने के लिए, जहां उन्हें विस्फोटित होने के बजाय आत्मसात किया जा सके। युंग ने उस प्रक्रिया के दूसरी ओर कुछ ऐसा पाया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक विशाल विमोचन। वह ऊर्जा जो दरवाजे को बंद रखने में खर्च की गई थी। निरंतर सतर्कता, कोई ऐसा व्यक्ति होने का प्रदर्शन जिसके पास वे विचार, वे आवेग, वह अंधेरा नहीं था। वह ऊर्जा वापस आ गई और इसके साथ आत्मज्ञान की गहराई, एक आधार और वास्तविक करुणा की क्षमता आई, जो उनके लिए तब तक उपलब्ध नहीं थी जब तक वे यह दिखावा कर रहे थे कि परछाई का अस्तित्व ही नहीं है। जब तक आप अपने भीतर उन्हीं आवेगों की निंदा कर रहे हैं, तब तक आप दूसरों के प्रति वास्तविक करुणा नहीं रख सकते, क्योंकि वास्तविक करुणा के लिए समझ की आवश्यकता होती है, और समझ के लिए ईमानदारी की। और दूसरों के अंधेरे के बारे में ईमानदारी तभी संभव है जब आप अपने अंधेरे के बारे में ईमानदार हों। अभी यदि यह संदेश आपके उस हिस्से तक पहुंच रहा है जिसे आप छिपा रहे हैं, वह हिस्सा जो निर्वासित होने से थक गया है, उस चीज होने से थक गया है जिससे आप नजरें चुराते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। टिप्पणियों में टाइप करें, मैं संपूर्ण हूं, मैं अपनी परछाई और अपने प्रकाश को अपनाता हूं। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। यह एक घोषणा है आपकी परछाई के लिए कि आप भागना बंद करने के लिए तैयार हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको आज यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया था, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझेगा कि हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं, हर कोई खुद को इतनी प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए तैयार नहीं है, तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। केवल वे ही जो वास्तव में इस यात्रा के लिए तैयार हैं, वह कदम उठाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जिसे यह सुनने की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके लिए उनके पास अभी शब्द नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार उनके आसपास के लोगों के लिए भ्रमित करने वाला रहा है, क्योंकि वे खुद भी नहीं जानते कि उन्हें क्या चला रहा है। उन्हें यह वीडियो भेजें, स्पष्टीकरण के साथ नहीं, बस इसे भेज दें। इसे उन्हें उसी तरह खोजने दें जैसे इसने आपको खोजा, क्योंकि परछाई केवल आपके भीतर अलगाव में नहीं रहती। इसका एक और रहस्य है, वह जो आपके अपने निकटतम रिश्तों को समझने के तरीके के बारे में सब कुछ बदल देता है। यह केवल आपके अपने मानस के शांत कमरों में नहीं छिपता, यह आपके हर उस रिश्ते में दिखाई देता है जो आपने कभी बनाया है। यह आकार देता है कि आप किसे चुनते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्यों रुकते हैं और आप क्यों छोड़ देते हैं। और वह व्यक्ति जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, वे शायद अब तक का सबसे बड़ा दर्पण हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ही तरह के व्यक्ति को बार बार क्यों आकर्षित करते हैं? समान लोग नहीं, वही व्यक्ति, अलग चेहरा, अलग नाम, सतही विवरणों का अलग सेट, लेकिन नीचे कुछ परेशान करने वाला परिचित। वही भावनात्मक गतिशीलता, वही शुरुआती तीव्रता, वही विशिष्ट तरीका जिससे यह अंततः टूटता है। आप एक रिश्ता इस यकीन के साथ छोड़ते हैं कि आपने कुछ सीखा है, इस विश्वास के साथ कि अगली बार अलग होगा, और फिर अगली बार आता है और उसके बीच में कहीं आप उस कोरियोग्राफी को पहचान लेते हैं। वही नृत्य, थोड़ा अलग संगीत। अधिकांश लोग इसे दुर्भाग्य बताते हैं, या बुरा स्वाद, या कोई अस्पष्ट असंतोषजनक विचार कि वे बस गलत तरह के व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। युंग आपको बताएंगे कि इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण बिल्कुल गलत नहीं है, वे बस पर्याप्त गहरे नहीं हैं, क्योंकि आप जिसकी ओर आकर्षित होते हैं उसका पसंद से लगभग कोई लेना देना नहीं है, और उसका आपके अचेतन में जो अनदेखा और एकीकृत नहीं है, उससे लगभग सब कुछ लेना देना है, जो पहनने के लिए एक चेहरे की तलाश कर रहा है। युंग ने इसे पुरुषों में एनिमा और महिलाओं में एनिमस कहा। और इससे पहले कि आप इसे लिंग, जेंडर के बारे में बातचीत तक सीमित कर दें, इसके साथ एक पल रुकें, क्योंकि वे जिस चीज की ओर इशारा कर रहे थे वह किसी भी मर्दाना और स्त्री के बारे में सांस्कृतिक बहस की तुलना में कहीं अधिक सटीक और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक है। युंग ने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर एक विपरीत लिंगी उपस्थिति रखता है, एक आंतरिक आकृति जो उन गुणों को समाहित करती है जिन्हें उन्हें अपने आप में विकसित करने की अनुमति कभी नहीं दी गई थी। अधिकांश पुरुषों के लिए, जिन्हें ऐसी संस्कृतियों में पाला गया जो निर्णायक कार्रवाई को पुरस्कृत करती हैं,
और भावनात्मक जटिलता को दंडित करती हैं। यह आंतरिक आकृति उस भावनात्मक जीवन को वहन करती है जिसे उन्हें दबाने के लिए सिखाया गया था। भेद्यता की क्षमता, अंतर्ज्ञान के लिए, समर्पण के लिए, उस तरह के गहरे भावनात्मक तालमेल के लिए जिसे उनके निर्माण के किसी बिंदु पर कमजोरी या अधिकता का नाम दिया गया था। अधिकांश महिलाओं के लिए आंतरिक आकृति उन गुणों को वहन करती है जो पुरुषों को सौंपे गए थे और इसीलिए या तो प्रतिबंधित या विदेशी महसूस किए गए थे। निर्णायक अधिकार, बेबाक महत्वाकांक्षा, बिना किसी औचित्य के जगह घेरने की इच्छा। ये गुण इसलिए गायब नहीं होते क्योंकि उन्हें दबा दिया गया था। वे एक आंतरिक उपस्थिति में संगठित हो जाते हैं जो स्वायत्त है, गतिशील है और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगातार उतरने के लिए कहीं न कहीं जगह की तलाश में है। और फिर आप किसी से मिलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने वास्तविक व्यक्तित्व में उन गुणों को धारण करता है जिन्हें आपकी आंतरिक आकृति आपके लिए अंधेरे में पकड़े हुए थी। और कुछ ऐसा होता है जो आपके पास मौजूद हर तर्क संगत प्रक्रिया को दरकिनार कर देता है। आप जो महसूस करते हैं उसे चुनते नहीं हैं, यह पूरी तरह से निर्मित होकर आता है, एक ऐसी निश्चितता और तीव्रता के साथ जो पसंद से कहीं अधिक गहरी लगती है। यह व्यक्ति न केवल आपको आकर्षित करता है, वे आवश्यक महसूस होते हैं, वे पहचान की तरह महसूस होते हैं, जैसे कुछ ऐसा जो आप खो रहे थे बिना यह जाने कि वास्तव में आप क्या खो रहे थे। वह भावना वास्तविक है। युंग ने इसे कभी खारिज नहीं किया, लेकिन वे इस बारे में सटीक थे कि यह वास्तव में क्या है। आप केवल दूसरे व्यक्ति के प्यार में नहीं पड़ रहे हैं, आप अपने स्वयं के अनछुए आंतरिक जीवन की प्रक्षेपित छवि के प्यार में पड़ रहे हैं। वे गुण जो आप उनमें देखते हैं, वे जो चुंबकीय महसूस होते हैं, जो पूर्णता की तरह महसूस होते हैं, वे गुण हैं जो आप में मौजूद हैं, अविकसित, प्रतीक्षा में। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसका व्यक्तित्व आपकी आंतरिक छवि के इतना करीब है कि आपका अचेतन कहता है, वहां यही है, यही वह है। और यही कारण है कि यह खिंचाव इतना संपूर्ण होता है। यही कारण है कि यह तर्क को दरकिनार कर देता है, क्योंकि यह वास्तव में उनके बारे में है ही नहीं, यह आपके बारे में है, जो सबसे अंतरंग अजनबी से मिल रहा है, जिससे आप कभी मिलेंगे, अपने आप का वह हिस्सा जिसे आपने कभी पूरी तरह से नहीं अपनाया है। अब खुद से ईमानदारी से पूछें, उस रिश्ते में जिसने आपको सबसे पूरी तरह से बिखेर दिया, उस व्यक्ति में वह कौन सा विशिष्ट गुण था जो अपूरणीय लगा? उन्होंने ऐसा क्या धारण किया था जिसने उनकी उपस्थिति को कहीं पहुंचने जैसा महसूस कराया, जहां आपको पता भी नहीं था कि आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे? आपका उत्तर जो भी हो, वह गुण आपका है, वह आप ही का है, वह हमेशा आप ही का रहा है। आपने बस अभी तक उस पर दावा नहीं किया है। यहां से यह दर्दनाक हो जाता है और इस हिस्से से नजरें न चुराना महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी आंतरिक आकृति को दूसरे व्यक्ति पर प्रक्षेपित करते हैं, तो आप वास्तव में उन्हें नहीं देख रहे होते हैं, आप उनके माध्यम से देख रहे होते हैं, उनके पीछे की किसी ऐसी चीज को जो आपकी है, जिसका अर्थ है कि रिश्ता शुरू से ही गलत पहचान के एक मौलिक मामले पर बना है। आपको अपने ही आत्मा से प्यार हो गया जिसने किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा पहना हुआ था, और वह व्यक्ति इंसान होने के नाते, जटिल होने के नाते और आपसे पूरी तरह अलग होने के नाते अंततः कुछ ऐसा करेगा जो प्रक्षेपण को तोड़ देगा। वे उस छवि को बनाए रखने में विफल रहेंगे। वे ऐसी जरूरतों और खामियों और आयामों को प्रकट करेंगे जो आपकी आंतरिक आकृति में फिट नहीं होते, और उससे होने वाली गिरावट किसी को अपने ही किसी खोए हुए हिस्से के रूप में महसूस करने से लेकर उस अजनबी में बदलते हुए देखने का विशिष्ट दुख जिसे आप प्यार करने के लिए सहमत हुए थे, उस गिरावट में एक विशेष तबाही होती है जिसे साधारण निराशा पूरी तरह से नहीं समझा सकती। जिस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा, उसने केवल आपको चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने आपको आपके अपने उस हिस्से को दिखाया जिसे आप देखने के लिए तैयार नहीं थे। उस रिश्ते का अंत केवल उनका खोना नहीं था, यह एक प्रक्षेपण का पतन था और एक ऐसे प्रश्न की शुरुआत जिसे पूछने के लिए आप तैयार नहीं रहे होंगे। यदि मैं इन गुणों को बाहर खोजना बंद कर दूं, तो क्या मैं उन्हें यहां अंदर पा सकता हूं? युंग का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात खुद से मुलाकात है।
आपके जीवन का हर तीव्र रिश्ता आपको उसी मुलाकात की ओर ले जा रहा था। अनाड़ीपन से, दर्दनाक रूप से, उन सभी संपार्श्विक नुकसानों, कोलेटरल डैमेज के साथ जो अचेतन प्रक्रियाएं अक्सर उत्पन्न करती हैं। वह महिला जो भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध पुरुषों को चुनना जारी रखती है, वह केवल प्यार में बदकिस्मत नहीं है, वह एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से अपने स्वयं के कटे हुए आंतरिक पुरुषत्व को, अपने उस हिस्से को जिसने अपनी भावनाओं के साथ उपस्थित होना कभी नहीं सीखा, उन साझेदारों पर प्रक्षेपित कर रही है जो फिर उसके लिए इसे बाहरी रूप से निभाते हैं। जब तक वह अपने भीतर के उस अलगाव को पहचान नहीं लेती और सीधे उस पर काम करना शुरू नहीं करती, वह उन लोगों में इसे ढूंढती रहेगी जिन्हें वह चुनती है। अलग व्यक्ति, वही दर्पण, वह पुरुष जो महिलाओं को आदर्श बनाता है, जो उन्हें एक दिव्य ज्योति जैसा बनाता है, और फिर एक विशेष तरह का विश्वासघात महसूस करता है जब वे अपनी साधारण मानवता प्रकट करती हैं। वह कोई रोमांटिक व्यक्ति नहीं है जो वास्तविकता से निराश होता रहता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंतरिक स्त्री उसके पूरे अनछुए भावनात्मक जीवन का भार वहन करती है, जिससे हर वास्तविक महिला अस्थायी रूप से एक देवी और स्थायी रूप से एक निराशा बन जाती है। जब तक वह अपने भीतर उस भावनात्मक जीवन को विकसित करना शुरू नहीं करता, कोई भी वास्तविक महिला उस छवि के साथ तुलना में कभी टिक नहीं पाएगी। यह पहचानना कोई सुखद बात नहीं है। इसके लिए उस संभावना के साथ बैठने की आवश्यकता होती है कि जिस व्यक्ति को आपने दोष दिया, जिस व्यक्ति के लिए आपने शोक मनाया, जिस व्यक्ति को आप भुला नहीं सके, वह किसी आवश्यक तरीके से एक संदेशवाहक था। आपके बारे में वह जानकारी लेकर आया था जिसे आप सीधे प्राप्त करने के लिए अब भी सक्षम नहीं थे। आपके लिए क्या बदल जाएगा यदि आप मैं गलत लोगों से क्यों मिलता रहता हूं पूछना बंद कर दें और यह पूछना शुरू करें कि मुझ में ऐसा क्या है जो उन्हें आवश्यक के रूप में पहचानता रहता है। उस प्रश्न का उत्तर न केवल आपके रिश्तों को बदलता है, यह आपके अपने साथ पूरे रिश्ते को बदल देता है, और यह कुछ ऐसा खोलता है जिसे अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना कभी पहुंचे बिता देते हैं। दूसरे व्यक्ति को अधूरापन की भूख से नहीं, बल्कि वास्तविक पहचान की पूर्णता से चुनने की क्षमता। लेकिन ये पैटर्न केवल आपके नहीं है, ये प्राचीन है, ये हजारों सालों से दोहराए जा रहे हैं। हर संस्कृति में, हर उस मिथक में जो कभी कहा गया, हर उस कहानी में जिसका मानवता ने खुद को यह समझाने के लिए इस्तेमाल किया है कि प्यार इतना विनाशकारी और इतना आवश्यक क्यों है। और युंग ने इसके पीछे का सटीक कारण खोजा। लिखित भाषा के अस्तित्व में आने से पहले, किसी भी सभ्यता का किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क होने से पहले, ग्रह के विपरीत दिशाओं में रहने वाले इंसान एक जैसे सपने देख रहे थे। वे गुफा की दीवारों और मंदिरों की छतों पर एक ही तरह के प्रतीक बना रहे थे। वे उन आग के चारों ओर वही कहानियां सुना रहे थे जो एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर कभी नहीं जलाई गई थीं। एक भीषण बाढ़ जो दुनिया को तबाह कर देती है और एक उत्तरजीवी को फिर से शुरू करने के लिए छोड़ देती है। यह कहानी मेसोपोटामिया के मिथकों में, हिब्रू बाइबल में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के स्वदेशी लोगों की मौखिक परंपराओं में, प्राचीन ग्रीस के पौराणिक कथाओं में मौजूद है। समान कहानियां नहीं, वही कहानी, वही संरचना, वही मोड़, वही अर्थ। ऐसी संस्कृतियां जिनके पास उन्हें अलग करने वाले महासागरों को पार करने में सक्षम कोई नाव नहीं थी, कोई साझा भाषा नहीं थी, कहानी के संचार का कोई संभावित तंत्र नहीं था। और फिर भी वही कहानी। यह असंभव होना चाहिए जब तक कि कहानी संस्कृतियों के बीच यात्रा न करे, जब तक कि यह पूरी तरह से संस्कृति के नीचे कहीं से न आए। युंग ने इस असंभवता के साथ सालों बिताए। इसके बाद वे उस विचार पर पहुंचे जो उनके जीवन के दूसरे भाग को परिभाषित करेगा। व्यक्तिगत अचेतन के नीचे, वह परत जिसमें आपकी व्यक्तिगत यादें, आपके विशिष्ट घाव, आपकी जीवनी सामग्री होती है, एक और पूरी तरह से अलग परत है, गहरी, पुरानी और केवल आपकी नहीं। उन्होंने इसे सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा। कोई रूपक नहीं, धर्म से लिया गया कोई आध्यात्मिक विचार नहीं, मानव मन की संरचना के बारे में एक संरचनात्मक परिकल्पना कि गहरे स्तर पर हमारे पास अलग अलग मानस नहीं है, हमारे पास एक साझा मानस की व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां हैं, और उस साझा परत में वे रहते हैं
जिन्हें युंग ने आद्य रूप आर्किटाइप्स कहा। सटीक रूप से चित्र नहीं, बल्कि खांचे या सांचे टेम्पलेट्स। पैटर्न इतने प्राचीन और मानवीय अनुभव के लिए इतने मौलिक कि उन्हें हजारों सालों के विकास के दौरान मानस की संरचना में ही दबा दिया गया है। महान मां, पोषण और भक्षण की आकृति, बिना शर्त प्यार और भयानक घेराव की। बुद्धिमान वृद्ध, वह मार्गदर्शक जो दहलीज पर दिखाई देता है, जिसके पास वह ज्ञान है जिसे सीधे सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि केवल मुठभेड़ के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। धूर्त, ट्रिक्स्टर, वह आकृति जो नियम तोड़ती है, जो व्यवस्था को बाधित करती है, जो उस चीज को नष्ट कर देती है जो कठोर हो गई है, ताकि उसके स्थान पर कुछ जीवंत विकसित हो सके। नायक, जो झांत दुनिया को छोड़ देता है, अंधेरे में उतरता है, जिसका सामना नहीं किया जा सकता उसका सामना करता है और बदल कर लौटता है। आपने इन आकृतियों का आविष्कार कभी नहीं किया, आपने इन्हें विरासत में पाया है। वे जन्म के समय से ही आप में प्रतीक्षा कर रही थीं। जिस तरह कुछ सहज प्रतिक्रियाएं प्रतीक्षा करती हैं, सीखी नहीं गई बल्कि साथ लाई गईं। यही कारण है कि एक बच्चा जिसे कभी कोई परी कथा नहीं सुनाई गई है, वह भी जब कहानी बनाने के लिए कहा जाएगा तो एक नायक और एक परछाई वाली आकृति और परिवर्तन वाली कहानी ही बनाएगा। यही कारण है कि वही दुःस्वप्न उन संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं जो कभी नहीं मिली। अंधेरे में पीछा करने वाला, बड़ी ऊंचाई से गिरना, दांतों का ढीला होना, किसी ऐसी चीज के लिए बिना तैयारी के पहुंचना जिससे बचा नहीं जा सकता। ये व्यक्तिगत डर नहीं है, ये आद्य रूपी डर हैं। ये प्रजाति के हैं, व्यक्ति के नहीं। युंग केवल पुस्तकालय अनुसंधान के माध्यम से इस समझ तक नहीं पहुंचे, वे खुद वहां गए। अपने पतन के वर्षों के दौरान द रेड बुक में दर्ज अवधि उन्होंने एक अभ्यास विकसित किया जिसे उन्होंने सक्रिय कल्पना, एक्टिव इमेजिनेशन कहा। वे अकेले बैठते, अपने सचेत मन को शांत होने देते और फिर जानबूझकर उन छवियों में प्रवेश करते जो उनके अचेतन की गहराइयों से उठती थीं। निष्क्रिय रूप से नहीं, एक सपने देखने वाले के रूप में नहीं जो बस जो आता है उसे प्राप्त करता है, बल्कि एक सचेत भागीदार के रूप में, उन आकृतियों के साथ जुड़ते हुए जिनसे वे मिलते थे, उनसे बात करते हुए, उनसे बहस करते हुए, उन्हें वापस बोलने की अनुमति देते हुए। वे ऐसी आकृतियों से मिले जिन्हें वे पहचानते नहीं थे और जिनका वे आविष्कार नहीं कर सकते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद को एलियाह कहता था, एक सुंदर अंधी महिला जो खुद को सलोमी कहती थी, एक सर्प, एक लाल आकृति जिसे उन्होंने फिलेमोन कहा, जिसके पंख नीलकंठ की तरह थे और जिसने उन्हें ऐसी बातें बताईं जिन्हें उन्होंने इस विश्वास के साथ लिखना शुरू किया कि वे उनके अपने मन से नहीं आई थीं। वे पागल नहीं थे, वे मानस की आद्य रूपी परत के संपर्क में थे, वही परत जिसने बाढ़ के मिथकों और नायक की कहानियों और उन सार्वभौमिक प्रतीकों को जन्म दिया जो उन लोगों के सपनों में दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी पौराणिक कथाओं का एक शब्द भी नहीं पढ़ा है। वहां उन्हें जो मिला उसने उन्हें डराया और रोशन भी किया। उन्होंने पाया कि मानस एक बंद निजी प्रणाली नहीं थी, यह एक द्वार था, एक ऐसी जगह जहां व्यक्तिगत कहानी पर्याप्त गहराई पर किसी ऐसी चीज से जुड़ती है जिसका कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं था। और फिर सिंक्रोनिसिटी का मामला आता है, वह अवधारणा जिसे युंग ने अपने करियर के उत्तरार्ध में विकसित किया, सावधानी से, यह जानते हुए कि यह वह विचार होगा जिसके कारण उन्हें एक रहस्यवादी मिस्टिक मानकर खारिज किए जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। सिंक्रोनिसिटी अंधविश्वास नहीं है, यह जादुई सोच नहीं है, यह सार्थक संयोग की देखी गई घटना है। बाहरी दुनिया की वे घटनाएं जो आंतरिक दुनिया में जो हो रहा है उसे अद्भुत सटीकता के साथ प्रतिबिंबित करती हैं, बिना किसी कारण के संबंध के जिसे साधारण तर्क द्वारा समझाया जा सके। युंग ने सूक्ष्म नैदानिक विवरणों में मामलों को दर्ज किया। एक मरीज उस सटीक क्षण में एक सुनहरे गुबरैले स्कैरब बीटल के बारे में सपने का वर्णन कर रहा है, जब एक असली गुबरैला उस क्षेत्र में लगभग अज्ञात प्रजाति उसके परामर्श कक्ष की खिड़की से टकराया। एक महिला जिसका मनोवैज्ञानिक संकट बाहरी घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला के साथ था जो उसके आंतरिक संघर्ष के विषयों के इर्द गिर्द
इतनी सटीक रूप से संरचित थी कि उनकी यादृच्छिकता सांख्यिकीय रूप से असंभव हो गई। वे जादू का दावा नहीं कर रहे थे, वे दावा कर रहे थे कि आंतरिक और बाहरी के बीच की सीमा आधुनिक दिमाग के प्रशिक्षण की तुलना में कहीं अधिक पारगम्य है, कि अचेतन विशेष रूप से सामूहिक स्तर पर एक ऐसे तर्क के अनुसार काम करता है जिसे रैखिक कारण प्रभाव लिनियर कॉजैलिटी पूरी तरह से समाहित नहीं कर सकता। तथ्य यह है कि आप इसे देख रहे हैं अभी आपके जीवन के इस सटीक क्षण में। वे विशिष्ट परिस्थितियां जो आपको यहां लेकर आईं, आपका मूड, वह चीज जिसके बारे में आप प्ले दबाने से पहले सोच रहे थे, वह प्रश्न जो पर्याप्त भाषा के बिना आप में रह रहा था, क्या यह एक संयोग है? युंग आपको यह नहीं कहेंगे कि यह नहीं है। वे आपसे कहेंगे कि इसके अर्थ पर ध्यान दें, क्योंकि वह भूल भुलैया लैबिरिंथ जिससे आप गुजर रहे हैं, मुखौटा, परछाई, दर्पण, वे प्राचीन पैटर्न जो आपकी व्यक्तिगत कहानी को अब तक की हर मानवीय कहानी से जोड़ते हैं, यह आपको फंसाने के लिए डिजाइन किया गया जाल नहीं है। यह एक नक्शा है और हर नक्शे का एक केंद्र होता है। युंग ने भूल भुलैया का नक्शा बनाया। उन्होंने केंद्र ढूंढ लिया और केंद्र में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। खुद का एक ऐसा संस्करण जो संपूर्ण था, दोष रहित नहीं, समाप्त नहीं, दुख या गलती या सीमा से परे नहीं, बल्कि संपूर्ण, होल, एकीकृत, पूरी तरह से निवासित। यह अंतिम चरण है और यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। युंग ने सुख का वादा नहीं किया, वे इसके लिए बहुत ईमानदार थे और उनके पास उन लोगों के लिए बहुत सम्मान था जो वास्तविक दर्द में उनके पास आए थे कि वे उन्हें कुछ इतना तुच्छ पेश नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने जो वादा किया, दशकों के नैदानिक काम के माध्यम से, अपने स्वयं के कष्टदायक पतन और वापसी के माध्यम से, हजारों पन्नों के माध्यम से जो उन्होंने अपनी खोज को भाषा देने की कोशिश में लिखे थे, वह सुख से कहीं अधिक मूल्यवान था। उन्होंने आपसे खुद का वादा किया। वह सेल्फ नहीं जिसे आप निभाते हैं, वह है स्व नहीं जिसे आप उन लोगों की स्वीकृति के लिए सावधानी पूर्वक बना रहे हैं जो कभी आपको पूरी तरह से देख भी नहीं पाएंगे। वास्तविक वह जो मुखौटे के नीचे, परछाई के पीछे, उन प्रक्षेपणों से परे मौजूद है जिन्हें आप उन सभी पर डाल रहे हैं जिन्हें आपने कभी प्यार किया है। वह स्व जो अच्छा या बुरा नहीं है, प्रकाश या अंधकार नहीं है, अपनी कहानी का नायक या किसी और का खलनायक नहीं है, बल्कि संपूर्ण है, पूरी तरह से निवासित। संपूर्णता उस तरह से जो तभी संभव हो पाती है जब आप अपने उन हिस्सों को काटना बंद कर देते हैं जो अन्य लोगों को असहज करते हैं। युंग ने इस प्रक्रिया को व्यक्तिकरण, इंडिविजुएशन कहा। और पहली चीज जो आपको इसके बारे में समझने की जरूरत है वह यह है कि यह कोई मंजिल नहीं है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप प्राप्त करते हैं और फिर बनाए रखते हैं। यह एक दिशा है, अधिक संपूर्णता, अधिक ईमानदारी, आप वास्तव में जो हैं उसकी पूरी जटिलता को समाहित करने की अधिक क्षमता की ओर एक निरंतर आंदोलन। नीत्शे, जिन्होंने युंग द्वारा नैदानिक ढांचा दिए जाने से बहुत पहले आंतरिक अराजकता, केओस की आवश्यकता को समझ लिया था, ने लिखा था कि एक नाचते हुए तारे को जन्म देने के लिए आपके भीतर अराजकता होनी चाहिए। व्यक्तिकरण अराजकता का उन्मूलन नहीं है, यह इसके भीतर नृत्य करना सीखना है। तो यह वास्तव में कैसा दिखता है? दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण मंगलवार को जिए जा रहे जीवन के रूप में। यह आपकी चिड़चिड़ापन से शुरू होता है। वे लक्षण जो आपको दूसरे लोगों में सबसे अधिक परेशान करते हैं, उन्हें लिख लें। दूसरे व्यक्ति का विश्लेषण करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने आंतरिक भाग के नक्शे के रूप में उपयोग करने के लिए। युंग इस बारे में सटीक थे, जो हमें दूसरों में विचलित करता है वह लगभग हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे हमने अपने आप में देखने से इनकार कर दिया है। तो पहला अभ्यास है शैडो जर्नलिंग। शैडो जर्नलिंग, प्रत्येक दिन के अंत में उन क्षणों को लें जिन्होंने स्थिति के अनुसार जरूरत से ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया दी। तिरस्कार की वह झलक, ईर्ष्या की वह लहर, वह अनुपातहीन गुस्सा, और एक प्रश्न पूछें, यह मुझ में कहां रहता है? आत्मदंड के रूप में नहीं, बल्कि मानचित्रण के रूप में। आप उस क्षेत्र का नक्शा बना रहे हैं जो हमेशा से आपका रहा है, जहां आप बस अभी तक नहीं गए हैं।
दूसरा अभ्यास है स्वप्न पर ध्यान, ड्रीम अटेंशन। युंग सपनों को अचेतन की प्राथमिक भाषा मानते थे, प्रतीकात्मक सजावट नहीं, बल्कि आपके उन हिस्सों से सीधा संवाद जो दिन के उजाले में नहीं बोल सकते। आपको उनकी पूरी तरह से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें दर्ज करने की जरूरत है। अपने बिस्तर के पास कुछ रखें और जागने पर जो भी अंश शेष रहें उन्हें लिख लें, इससे पहले कि तार्किक मन फिर से खुद को स्थापित करे और उन्हें मिटा दे। हफ्तों और महीनों में पैटर्न उभर कर सामने आते हैं, आकृतियां बार बार आती हैं। अचेतन यादृच्छिक नहीं है, यह व्यवस्थित है और यह धैर्यवान है, और यह आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जितने समय से आप जानते हैं उससे भी लंबे समय से। तीसरा अभ्यास है पैटर्न की पहचान। अपने जीवन के प्रमुख रिश्तों को लें और उन्हें एक दूसरे के बगल में रखें, कालानुक्रमिक रूप से नहीं बल्कि संरचनात्मक रूप से। क्या समान है? लोग कौन थे ये नहीं, बल्कि गतिशीलता क्या थी ये देखें। ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे आगे बढ़ा, ये कैसे समाप्त हुआ, आपने हर बार कौन सी भूमिका निभाई। दोहराया जाने वाला पैटर्न बदकिस्मती नहीं है, यह एक अचेतन पटकथा है जो स्वचालित रूप से चल रही है, पढ़े जाने की प्रतीक्षा कर रही है। रूमी ने लिखा है कि घाव वह जगह है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है, पैटर्न ही वह घाव है, और घाव जब आप आखिरकार उससे बचना बंद कर देते हैं तो वह आपके पास मौजूद सबसे सटीक मार्गदर्शक बन जाता है। चौथा अभ्यास वह है जिसे युंग ने सक्रिय कल्पना, एक्टिव इमेजिनेशन कहा था, और यह सबसे अधिक मांग वाला है, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसे आधुनिक दुनिया ने लगभग असंभव बना दिया है। निरंतर जानबूझकर दिया गया आंतरिक ध्यान। शांति से बैठें, हाल के सपने की एक छवि या बार बार आने वाली कल्पना को उभरने दें, और फिर इसे निष्क्रिय रूप से देखने के बजाय इसमें शामिल हों। जो आकृति दिखाई देती है उससे बात करें, उससे पूछें कि वह कौन है, उससे पूछें कि वह क्या चाहती है, उससे पूछें कि वह आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। जो वह कहती है उसे लिख लें। यह रूपक नहीं है, यह आपके अचेतन की स्वायत्त सामग्री के साथ संपर्क बनाने की एक सीधी तकनीक है, वही तकनीक जिसका युंग ने अपने स्वयं के पतन के दौरान उपयोग किया था, जिसने उन्हें उन आद्य रूपी आकृतियों से मिलने की अनुमति दी जो अंततः उनके द्वारा बनाई गई हर चीज की नींव बन गईं। पांचवां अभ्यास सबसे सरल और सबसे क्रांतिकारी है, आपकी संपूर्णता की दैनिक स्वीकृति। सकारात्मकता का प्रतिज्ञान, एफर्मेशन नहीं, एक वास्तविक ईमानदार पहचान हर सुबह या हर शाम कि आप में प्रकाश और परछाई दोनों हैं, मुखौटा और उसके नीचे का चेहरा दोनों है। वह व्यक्ति जिसे आप दिखाते हैं और वह जिसे आप छिपाते हैं दोनों हैं। कीरकेगार्ड ने लिखा है कि निराशा का सबसे आम रूप वह नहीं होना है जो आप हैं। एकीकरण अनुष्ठान उस निराशा से इनकार करने का दैनिक अभ्यास है, बिना किसी प्रदर्शन के और बिना किसी माफी के यह कहना, मैं यह हूं, यह सब, और मैं जो हूं उसके खिलाफ युद्ध करने के बजाय उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। हेराक्लीट्स ने 25 सदियों पहले कुछ ऐसा समझा था जिसे अधिकांश लोगों ने अभी तक आत्मसात नहीं किया है। चीजों का विरोध ही उन्हें बनाता है। आप अपने विरोधाभासों के बावजूद संपूर्ण नहीं हैं, आप उनके कारण संपूर्ण हैं। परछाई प्रकाश की दुश्मन नहीं है, यह इसका आवश्यक पूरक है। मुखौटा सच्चे चेहरे का दुश्मन नहीं है, यह वह सुरक्षा थी जिसने सच्चे चेहरे को तब तक सुरक्षित रखा जब तक आप इसमें निवास करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने अभी उसी छाप ARCI की यात्रा की है जिसे युंग ने जीवन भर के काम में मैप किया था। मुखौटे से वह परसोना जिसे आपने जीवित रहने के लिए बनाया था, उस परछाई तक जिसे आप अपना कहने से डरते थे, अपने रिश्तों के दर्पण और उन प्रक्षेपणों के माध्यम से जो हमेशा आपकी ओर ही इशारा कर रहे थे, सामूहिक अचेतन की उस भूल भुलैया में जहां आपकी व्यक्तिगत कहानी इंसान होने के प्राचीन अर्थ की कहानी में खुलती है। और अब यहां भूल भुलैया के केंद्र में, जहां हर परंपरा शैमैनिक से लेकर दार्शनिक से लेकर मनोविश्लेषणात्मक तक सहमत है कि वही चीज प्रतीक्षा करती है, खजाना नहीं, जवाब नहीं, एक ऐश्व, आपका अपना, अंततः पूरी तरह से बिना किसी माफी के।
युंग ने अपने जीवन के अंत के करीब लिखा था कि जीवन भर का विशेषाधिकार वह बनना है जो आप वास्तव में हैं। वह नहीं जो आपको बनने के लिए कहा गया था। वह नहीं जिसमें आपने खुद को प्रदर्शन करके ढाला। वह नहीं जो स्वीकार्य बनकर जीवित रहा, बल्कि वह जो आप वास्तव में अटूट रूप से हैं। परछाई और प्रकाश, मुखौटा और चेहरा, घाव और उपहार, यह सब उस विशेष अद्वितीय